नमस्कार, पहल 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मौजूदा जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति है उसके इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव 2-3 महीने रह गए हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार तमाम पार्टियां इसके लिए लगातार राजनीति के मुद्दे के हिसाब से इस पर मुखर होकर बात करती रहती हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली सरन जी यदुवंशी जी मौजूद हैं। इनसे जरा बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लगातार ये जातिगत जनगणना को लेकर मुखरता से सरकार से जो है आवाज़ उठाते हुए, सरकार से ये मांग करते हुए कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है और इस पे लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पे रोटी सेकती हुई नजर आ रही हैं। इस पे जरा समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या स्टैंड है और क्या लगता है कि क्या भविष्य में कभी देश में अलग अलग राज्यों में क्या कभी जातिगत जनगणना संभव है। बिहार में हुआ है और उसको लेकर लगातार जो है राजनीति भी हुई है। सबसे पहले तो स्वागत है और सवाल यही है कि जातिगत जनगणना क्या देश में राजनीतिक मुद्दे को ख़त्म ना किया जाए इसलिए नहीं करवाया जा रहा है? भाई देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जातिगत जनगणना जो कराने की मांग हो रही है समानता के अधिकार के लिए हो रही है। जो कौमें, जो पिछड़ा वर्ग, जो संविधान अपने मौलिक अधिकार में ही समानता की बात कर देता है, उसमें फिर से समानता की बात कैसे, क्या चाहते हैं? अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान को ठीक से पढ़िए। उसी संविधान में आर्टिकल 340 है और उस आर्टिकल 340 में बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के फलस्वरूप वो आर्टिकल 340 उसमें समाहित किया। और जो संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसमें भी समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार क्या होता है? गैर बराबरी, जो बराबरी उनको बराबरी पे लाना। और उसी आर्टिकल 340 के तहत मोरारजी देसाई की जब सरकार थी 1978 में, उस वक्त पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन का गठन होता है। मंडल कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। बीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिनके लिए हम लोग भारत रत्न देने की मांग करते हैं, उन्होंने पूरे देश में पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या स्थिति है, पूरा सर्वेक्षण किया और 1980 में जाकर के अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1931 की जनगणना, सोचिए कुत्तों बिल्लों की जनगणना हो जाती है, सरकार करा देती है। बाबा साहब के अम्बेडकर के आशीर्वाद से अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना होती है, मगर ओबीसी की जनगणना आप नहीं कराते हो। क्या कारण है? जब ऑलरेडी 340 आर्टिकल दिया गया और कहा गया कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुशंसा लागू होना चाहिए। बीपी मंडल साहब ने 1980 में 40 रिकमेंडेशन किया ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जन कल्याण के लिए, मगर सोचिए 10 साल तक उनका वो रिकमेंडेशन धूल चाटता रहा। और जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी, और बीपी सिंह का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछड़ों के दर्द को समझा, मगर उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण था। देवीलाल जी उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करते थे और चुनाव में घमासान मचना निश्चित था। तो उसी को भांपते हुए 7 अगस्त का दिन था, शाम को उन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में निर्णय लिया कि ओबीसी समाज के जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, 40 रिकमेंडेशन थी, उसमें से मात्र 1 रिकमेंडेशन नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई। और जबकि मंडल साहब ने अपने कमीशन की रिपोर्ट में लिखा था कि यह जो लास्ट जनगणना जातिगत हुई थी वो 1931 में हुई थी, वो भी अंग्रेजों ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। विडंबना देखिए, आज़ादी के इतने दिन बाद भी जातिगत जनगणना ओबीसी की नहीं कराई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था, सरकारों को लगता था जिस दिन ओबीसी जान जाएगा कि हमारी ताकत क्या है, इस देश की बहुमत में हम हैं, उस दिन अपना हक अधिकार मांगने के लिए रोड पे क्रांति मचा देगा। इसीलिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये जब विपक्ष में रहती हैं तभी इनको ये बात क्यों ध्यान में आता है कि जातिगत जनगणना कराना है? जैसा कि आपने पहले कहा कि ये अपने राजनीतिक की रोटियाँ सेकती हैं। ये जितनी जो धोखाधड़ी कर रही है ओबीसी समाज के साथ, मैं नाम लेना चाहता हूं, अगर कांग्रेस अगर केंद्र में रहती है सत्ता में तो जातिगत जनगणना की कभी बात नहीं करती है। बीजेपी कर रही कि नहीं? आज वो सत्ता से बाहर है, अब सत्ता पाने की तड़पड़ाहट में जाति जनगणना की बात कर रही है। बीजेपी भी उतनी ही दोषी है जितनी कांग्रेस है। आज डबल इंजन की सरकार है। आपको मैं एक सेकंड, अभी थोड़े दिन पहले पीएम मोदी ने एक बात कही भरे मन से। उन्होंने कहा कि देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, पिछड़ा, किसान, महिलाएं, ठीक है, 4 जातियां। उन्होंने अगर जब ये बात कही तो आपको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को पीछे ढकेल देगी? बिल्कुल। देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार उसको इंटरप्ट कर रहा है, उसकी परिभाषाएं गढ़ रहा है, मगर ये जब जाति ही सत्य है
अगर जाति सत्य है, धर्म सत्य है, धर्म के नाम पे इतना बड़ा काम हो सकता है, तो जातियां जो है, देखिए जाति का हमारा ये कहने है कि कोई हम उनके साथ भेदभाव करने की बात कर रहे हैं। एक एक हम सबसे पहले जो ओबीसी आर्मी कहती कि जो भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी है, अगर वो भारतीय है तो वो हमारा भाई है, मगर हमारा परिवार अगर पीछे है, हम अपने परिवार की समृद्धि के लिए वो हर काम करेंगे जो हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस तक वह विकास पहुंचे जिससे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तो ओबीसी आर्मी इसी नाते है जातिगत जनगणना की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है और आबादी के अनुसार आरक्षण की बात कर रही है। हमारी देश में 60% आबादी है, सरकारें क्यों डर रही हैं? अच्छा आप ये बताइए कि अगर हम मान लीजिए लोग कहते हैं आप जातिवादी देश में फैला रहे हैं, देश को आप तोड़ना चाहते हैं, देश में आप वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। हमने तो पहले ही कहा कि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, मगर जो हमारी 60% की ओबीसी आबादी है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी के बाद कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ पिछड़ी जाति का। क्यों नहीं हुआ? वहाँ कोलिजियम सिस्टम लागू है। कोलिजियम सिस्टम में प्रतिभा के आधार पे नहीं, कोऑप्शन के आधार पे लिया जाता है। जब हमने आरटीआई किया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, भारत सरकार से पूछा कि आप बताइए कि आपके वहाँ जहाँ जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पूरे देश की योजनाएं बनती हैं और जो बाबू बैठे हुए हैं, आईएएस बाबू बैठे हुए हैं, जो पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वो कितने हैं, किस किस जात के हैं बताइए। जनरल कितने हैं, SC ST कितने, ओबीसी कितने हैं? जब हमारी आरटीआई का जवाब आता है उसमें बताया जाता है 89 सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, जिसमें से मात्र 3 ओबीसी के हैं और 6 SC ST के हैं, बकिया जनरल के हैं। आप बताइए यह न्याय नहीं तो क्या है? और हम पूछना चाहते हैं कि देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ उसमें VC कितने हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कितने हैं, उसका भी डाटा जब आता है हमारे पास आरटीआई के माध्यम से, तो वह दिमाग हिला देने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम ओबीसी के साथ केवल हमको वोट के रूप में उपयोग किया जा रहा है और राज केवल मुट्ठी भर लोगों के द्वारा हो रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है, 2-4 महीने ही बचे हैं। ये बताइए कि जातिगत जनगणना ओबीसी को लेकर क्या लगता है, कौन सी पार्टी, अगर आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके फेवर में जो है चीज़ें करेगी? भाई साहब लगातार, आज नहीं, आज हम लोग 7-8 सालों से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमसे पहले 50-60 साल से हमारे लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इस सरकारें ने अनसुना कर दिया है, क्योंकि आज आपको देखना चाहिए, अगर विधानसभा हो या संसद हो, वहाँ अगर हमारी जो ओबीसी है 60% हिस्सा है, क्या % उसकी भागीदारी है। और आपको यह भी देखना चाहिए कि जितनी भी मांगे हुई आज तक इग्नोर किया गया और जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया। कैसे अलग अलग जातियों की पार्टी बना दी गई, कोई निषाद की पार्टी बना लिया, कोई राजभर की पार्टी बना लिया, कोई मौर्य की पार्टी बना लिया, कोई कुर्मी की पार्टी बना लिया। और ये पार्टियां क्यों बनाई गई? क्योंकि जातियों को तोड़ के नहीं चाहते कि ओबीसी समाज की जातियां इकट्ठा हों और केवल एक परिवार लाभ लेता है, परिवारवाद हावी होता है। जैसे इन लोगों ने जैसे पार्टी बनाया, चाहे वो कोई पार्टी रही हो, जातिगत जनगणना जब कांग्रेस में, मैंने फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस भी नहीं कराई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी नहीं कराई। हो गई। अब करवाएगा कौन? आपको क्या लगता है किसके तरफ स्टैंड है कि जो जातिगत जनगणना है ओबीसी को लेकर ये पार्टी करा सकती है, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे? भाई देखिए, जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है। हमको न्याय नहीं मिला, माननीय कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हम, वहाँ से डायरेक्शन मांगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा, सरकार ने जवाब अभी तक हासिल नहीं किया। जब हमारे याचिका पर बात हुई, विधानसभा में हंगामा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी कहते हैं कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो हम मान लिए कि बीजेपी नहीं कराने वाली है, तो इस नाते 4 मार्च को दिल्ली में 2023 को 7-8 राज्यों के लोगों की, अलग अलग पिछड़ी जातियों के लोगों की बैठक हुई और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस तरह 1916 में जिस तरीके से जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था, अब हम लोग ओबीसी समाज के लोग सेल्फ अपनी ओबीसी पार्टी बनाएंगे। और ओबीसी पार्टी बनाने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में दायर भी कर दिया है और पार्टी का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी ओबीसी समाज अब किसी के आगे भीख नहीं मांगने जाएगा, अपनी पार्टी बना करके खुद सांसद विधायक पैदा करेगा और अपने लिए खुद नियम कानून बना करके अपना अधिकार लेने का काम करेगा। ये बताइए, एक और सवाल इसमें जोड़ देते हैं। अभी
किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार किसान जो है सरकार के विरुद्ध अपनी एमएसपी जो लिखित गारंटी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। तमाम बॉर्डर पे जो है युद्ध जैसे हालात हैं। क्या लगता है कि सरकार जब इसके पहले जब 2021-22 में जिस तरीके से जब आंदोलन हुआ था, उसके बाद सरकार ने कहा कि मोदी जी ने खुद आके कहा कि जो तपस्या में हमारी कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए शायद हम नहीं समझा पाए उस चीज़ों को। अब 1-1.5 साल बाद फिर से वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं कि क्या किसान ये राजनीति की वजह से आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, या कोई और कारण है किसान आंदोलन का? भाई देखिए, किसान इस देश का सबसे पीड़ित व्यक्ति है और उसका कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसकी कोई नौकरी नहीं है, सरकार उनको कोई भत्ता नहीं देती है, सम्मान निधि दिया जाता है मगर ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर वास्तव में सरकारों को चिंता है, किसान हमारा माई बाप है, अगर किसान हड़ताल पे चला गया तो साल जो देश की इकोनॉमी पे हम सीना चौड़ा करते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी जा रही है, ये हमारी जीडीपी जा रही है, नस्त नाबूद और ध्वस्त होगा। जिस दिन किसान आंदोलन पे आ जाएगा, कोई सत्ता रोक नहीं पाएगी। तो सरकारों को चाहिए चुपचाप। महीने के लिए योगी जी ने अस्मा बिल ला दिया है। इससे ये होता है कि कोई विरोध नहीं कर पाएगा, कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। ये इस दौरान जब लोकसभा चुनाव करीब है, आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या ये उचित लगता है? भाई देखिए, ये अस्मा कानून जो लाया गया उसमें ये है कि जो हड़ताल करेगा उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, सीधे सीधे बोलिए। तो इसका जो ये कानून है, कहीं ना कहीं वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका हनन है। और हर व्यक्ति को डेमोक्रेटिक वे में संविधान के दायरे में आकर के अपना विरोध और प्रदर्शन करने का हक अधिकार है। और अगर सोचिए, आज़ादी के समय में भी अंग्रेज़ों के तमाम काले कानून थे जो हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे जो लड़ने वाले थे आज़ादी के दीवानों को रोकने का प्रयास, वहाँ तो फांसी दे दी जाती थी मगर वो फांसी से भी नहीं रुकते थे। मगर जो हमारे ये लोग हैं, आंदोलन क्या रोक पाएंगे? अगर आंदोलन करना होगा तो आंदोलन में आंदोलनकारी होता है और अपनी बलि देता है और बलिदान देने के लिए तत्पर होते हैं अपने समाज के अधिकार के लिए। ओबीसी आर्मी के कालीशंकर यदुवंशी जी मौजूद थे। तमाम चीज़ों पे बात हुई और सबसे मुख्य बिंदु जो था वो जातिगत जनगणना था, जिसके इर्द गिर्द हम लोगों ने बात किया। और उसके बाद किसान आंदोलन को लेकर ये क्या सोचते हैं उसके विषय में बात हुआ। बाकी इस पॉइंट पर आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बने रहें पहल 24 के साथ।